हमने रॉलेट तक किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रॉल एक्ट में ऑन 9 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के जो ग्रेट लीडर है सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को अरेस्ट किया गया था, जिस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो वॉलेंट हो गए एंड दे स्टार्ट अटैकिंग ऑल द बिल्डिंग्स एंड थिंग्स विच हैविंग सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। सो इन द सेम वे जब ये सब चीज़ें होने लगा तो ऑन अप्रैल 11 मार्शल लॉ लगाया गया अंडर ऑफ जनरल डायर। मार्शल लॉ क्या होता है? इसका मतलब ये था कि कहीं भी 4 से ज़्यादा लोग एक साथ एकजुट या असेंबल नहीं होंगे। अगर हुए तो उसे अनलॉफुल माना जाएगा। बट अमृतसर के जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए ऑन 13 अप्रैल 1919 क्योंकि वो बैसाखी का दिन था तो लोग जलियांवाला बाग में सब एकत्रित हुए बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए। उसमें से कोई भी प्रोटेस्टर नहीं था बिकॉज देयर आर सो मैनी स्मॉल चाइल्ड, वुमेन, men, they all were there. You can say old men also there. So they were not discuss about they were not protester. जनरल डायर को इस बात की कहीं से इंफॉर्मेशन मिली एंड ही केम विद हिज ट्रूप and he blocked the entrance and existence part of that garden. And it is a huge garden जिसमें एक साथ 2000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ वहाँ पे असेंबल हो सकते हैं, इतना बड़ा गार्डन है वो। एंड विदाउट एनी वार्निंग उन्होंने किसी भी वहाँ के जो लोग एक साथ हुए थे किसी को कोई वार्निंग ना देते हुए सीधा उन्होंने अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया कि वो फायर करे। और ये फायरिंग 10 मिनट तक रेगुलर बेसिस में चलता रहा। अबाउट 1650 एम्यूनिशन जो इन लोगों के पास था वो पूरा ख़त्म हुआ, जिससे कि कई हज़ार लोग मारे गए एंड मोर देन 1500 people they were injured. इस भयंकर ट्रेजेडी से लोग जो थे इंडिया के जो लोग थे, इंडियंस जो थे, उन्हें ब्रिटिशर्स के जस्टिफिकेशन से एक विश्वास उठ गया था। गांधी जी को भी जब ये पता चला तो वो भी काफ़ी सदमे में आया और इसी वजह से उन्होंने अपना सत्याग्रह 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। और इस मैसेकर के प्रोटेस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी ने अपने जो रैंक है, जो टाइटल उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया था, वो उन्होंने लौटा दिया। सो दिस इज़ योर जलियांवाला बाग massacre. Now coming to the next movement, that is Khilafat movement. Before starting, I'll just tell you that it is this movement is totally depend upon the First World War during क्योंकि उस टाइम जो पावर्स हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलाइड और सेंट्रल। तो एलाइड पावर में जो थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली। सो ये एक तरफ थे और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, बुल्गारिया और ओटोमन एम्पायर, ये एक तरफ थे। सो जो वॉर था वो इन दोनों के बीच में था। अब ओटोमन एम्पायर जो है उसे टर्किश ट्राइब ने फाउंड किया था इन 1295 में। और ये 14, 15, 16 सेंचुरी में बहुत फेमस और कह सकते हो बहुत पावरफुल एम्पायर था।
जो सुल्तान थे ओटोमन एम्पायर के, उन्हें खालिफ के नाम से जाना जाता था। और इवन जो मुस्लिम्स हैं वो उन्हें एज अ सक्सेसर मानते ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद के, इसीलिए वो उन्हें बहुत रिलीजियसली, मतलब कह सकते हो, रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन हुआ क्या, जब एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में झगड़ा हुआ, फाइट हुआ, तो एलाइड पावर जीते। और उन लोगों ने क्या किया, जर्मनी के ऊपर तो जो फाइन चार्जेस जो लगाए, दैट्स अ डिफरेंट। ओटोमन एम्पायर में से नॉन टर्किश जो कंट्रीज़ हैं उन्हें अलग कर दिया था, जैसे कि पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट, इन सब को अलग कर दिया था। लेकिन ये इन सब में जो इस्लामिक रिलीजियस्टिक होली प्लेसेस थे, काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, और इसी वजह से जो क्या कहते हैं, और वो ये अलग कर दिया गया था और सिर्फ टर्की ही उन्हें दी गई थी। और इसी वजह से जो खालिफ थे उनसे उनका पावर भी छीन लिया गया था, जिस वजह से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स से काफ़ी हद तक खफा थे। सो इस चीज़ की वजह से जो इन सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट किया गया था वो इंडिया में किया गया था। सो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वो उनकी 3 मांगें पूरी करें। पहली मांग कि जो खालिफ है उन्हें उनका एम्पायर वापस मिल जाए। सेकेंडली जो उनकी मांग थी वो ये थी कि जो जितने भी अरब कंट्रीज़ जो टेरिटरीज़ के जो नाम मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, वो उन्हें वापस दे दिया जाए। पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, इराक, इजिप्ट। और तीसरा कि जो ग्रेट खलीफ है उन्हें उनका पावर वापस दिया जा सके, जिससे कि वो मुस्लिम धर्म की रक्षा कर सके। तो इन 1919 खिलाफत कमेटी ने के अंडर खिलाफत कमेटी बनाई गई इंडिया में, अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके अलावा जो मेन लीडर्स उसमें थे वो थे मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हज़रत मोहनी। और अब उनका लक्ष्य बन गया था कि ब्रिटिशर्स को ये समझाना कि अगर वो सोच रहे हैं कि अगर जो कुछ भी हुआ है वो किसी और कंट्री में हुआ है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो सेम रिलीजियस होते हुए भी वो लड़ेंगे नहीं। सो ये उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम मानते हैं कि वी आर नॉट बिलोंग टू ओटोमन एम्पायर, बट स्टिल हम अपने रिलीजन को, अपने रिलीजियस को बचाने के लिए प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। सो दिस इज़ योर खिलाफत मूवमेंट। अब आइए आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था आपके 1 अगस्त 1920 में बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उस टाइम उनके जो लीडर थे वो थे महात्मा गांधी जी। इससे गांधी जी ने जब देखा कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो चल रहा है, तो उन्हें एक आइडिया आया उनके दिमाग में कि क्यों ना इस चीज़ को और जो हिंदूज़ है उनकी तरफ से एक और मूवमेंट स्टार्ट करके दोनों को यूनाइटेड करके एक मास मूवमेंट में का एक शेप दिया जाए, जिससे कि ब्रिटिशर्स को हराने में बहुत आसानी होगी एंड वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन लोगों से बात की, लखनऊ पैक्ट में साइन किया और जो खिलाफत मूवमेंट है उसे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट किया। नाउ हिंदू एंड मुस्लिम दे बोथ were fought for the
for their purposes, but they both were fought against the same community, that is Britishers. इसीलिए on August 31st 1920 खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और गांधी जी का जो मेन पर्पस, जो एम था, जो मैंने आपको बताया कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो, बट ये कि सब के सब मिलके इस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। और जो उन चाहे उनकी डिमांड्स डिफरेंट हो, उनके देखने का नज़रिया डिफरेंट हो या उनका एम डिफरेंट हो, लेकिन जिनके अगेंस्ट इन्हें लड़ाई करनी थी वो लोग सेम थे, डैट इज़ ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने इसलिए सोचा कि सबको अगर एकजुट करके हम लड़ेंगे तो ईज़िली ब्रिटिशर्स को हम इंडिया से बाहर फेंक सकते हैं। अब आइए आप जो मेन चीज़ें हैं जो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसके फीचर्स क्या क्या थे। पहला तो फीचर ये था कि ये पीसफुल होना चाहिए, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए। इसमें कोई किसी को नहीं मारेगा, सिर्फ हम नॉन वायलेंटली पीसफुली मूवमेंट करेंगे। और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई रैंक या ऑनर कोई टाइटल दिया गया है, वो सारी चीज़ें, और या फिर कोई अच्छी पोस्ट दी गई है तो वो वहाँ से रिज़ाइन करेंगे। और जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जॉब्स करते हैं वो भी अपने पोजीशन से रिज़ाइन करेंगे। अब ये थी इनके फीचर्स। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि जितने भी बच्चे हैं वो सब गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जाएगा। कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही जाके इलेक्ट करेगा, वोटिंग देगा। और कोई भी ब्रिटिशर्स को सर्व नहीं करेगा। सर्व इन द सेंस उनके यहाँ काम करना या उनकी सेवा करना। नॉट ओनली दैट, ये भी प्लान आउट किया गया था कि इसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, अगर सपोज़ हमारे फेवर में नहीं आया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स ये लोग लेंगे, दैट इज़ दे वर नॉट गोइंग टू पे द टैक्सेस। सिर्फ यही नहीं, दे वर ट्राइंग कि उन्हें स्वराज की डिमांड वो कर रहे थे और उनको लग रहा था कि उन्हें बहुत इजीली मिल जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि एक इसी तरीके से यूनाइटेडली अगर हम काम करेंगे और इस तरीके से हम फाइट करेंगे तो देयर मस्ट बी अ चांस कि एक साल के अंदर एक साल के में हमें आज़ादी मिल जाए। अब जब इस तरीके से चल रहा था और बहुत बड़ा मास मूवमेंट में ये कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि सिर्फ एक छोटे से एरिया में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया में लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे, उनकी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे, इस तरीके से मूवमेंट्स चल रहे थे। तो जो मेन इशू खड़ा हो रहा था, लोग चाह रहे थे कि इसी के साथ एक दूसरा मूवमेंट भी स्टार्ट कर देना चाहिए, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कई हद तक लोग गांधी जी को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज भी करने लगे, एंड ही गॉट एग्री ऑल्सो कि हाँ अब हमें कर देना चाहिए। बट कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठा नहीं सके, और इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उन्हें बंद करना पड़ा। नाउ क्या रीज़न था ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका। सो लेट्स कम टू दैट पॉइंट, दैट इज़ ऑन 5th February 1922
चौरी चौरा एक ऐसा विलेज है जो कि आपके गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ यूपी। ठीक है, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के पास लोग जस्ट पीसफुली कहते हैं स्ट्राइक कर रहे थे। बट कुछ इस तरह के स्ट्राइक करते हुए देख के, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन को पूरा घेरा हुआ था और वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्हें बाहर मतलब आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से उन्होंने उनमें से एक दो को शूट किया और वो शूट करने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं जो पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनके उनके साथ ही आग लगा दिया। तो आप कह सकते हैं कि 22 जिंदा पुलिस वालों को उन्होंने मार डाला, जिस वजह से गांधी जी बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पहले ही क्लियर किया था कि ये टोटली नॉन वॉलेंट मूवमेंट है, इसमें हम कुछ भी वॉलेंटली नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वॉलेंटली करेंगे तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, जिससे कि ब्रिटिशर्स को मौका मिलेगा कि वो हमारे अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके। और इसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें मूवमेंट को यहीं पे रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो लोग और वॉलेंट हो जाएंगे। इन्हें ये पहले समझाना ही पड़ेगा कि जो मूवमेंट है उसे हमें नॉन वॉलेंटली ही फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके हम चीज़ों को ईज़िली पा सकते हैं। सो ऑन 12 फरवरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बरदोली में मीटिंग की और ये रेजोल्यूशन पास किया कि अब ये जो मूवमेंट है इसे यहीं पे स्टॉप किया जा रहा है। और इवन जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की भी बात चल रही थी वो भी अभी स्टार्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि लोग इस चीज़ को न समझ ले कि जो मूवमेंट है उसे नॉन वॉलेंटली लड़ना है, ना कि वॉलेंटली। बट इस चीज़ का बहुत बड़ा खामियाजा गांधी जी को भुगतना पड़ा, क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था ऑन 10 मार्च और उन पे चार्जेस लगाए गए थे कि वो इस तरीके से लोगों को भड़का रहे हैं, जिस वजह से लोग उनकी बातों में आके इस तरीके से स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं और इस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी उस जला भी रहे हैं, लोगों को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मार रहे हैं। इस वजह से उन्हें 6 साल के लिए जेल की सज़ा भी हुई। इस मूवमेंट में क्या क्या प्रोग्राम्स इंक्लूड किए गए थे? तो एक तो बॉयकॉट प्रोग्राम्स थे और एक था स्वदेशी प्रोग्राम्स। बॉयकॉट मतलब ये आप समझ रहे हो कि किसी चीज़ को यूटिलाइज नहीं करना। तो बॉयकॉट में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स जो भी ब्रिटिशर्स के थ्रू चलाया जाता उनमें बच्चों को ना भेजना और बच्चों को ना भेजने का उन लोगों ने प्लान आउट किया। सिर्फ यही नहीं, फॉरेन गुड्स जितने भी हैं उन सबको भी यूटिलाइज करने से उन्होंने मना किया। कोई भी किसी भी तरह के गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना ही उसका मेंबर बनेगा, ना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। और जो भी ऑनरेबल टाइटल्स, रैंक्स दिए गए हैं वो सब अपने टाइटल्स एंड रैंक को वापस लौटा देंगे ब्रिटिशर्स को। और कोई भी गवर्नमेंट फंक्शंस को अटेंड नहीं करेगा। सो दीज वर द बॉयकॉट प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आइए अब स्वदेशी प्रोग्राम्स में। स्वदेशी में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि स्कूल्स में बच्चे नहीं जाएंगे तो उनके लिए एक प्रॉब्लम इशू था कि अब वो फिर कहाँ अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए उन्होंने उनके लिए स्कूल्स खोल के दिए, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर फॉरेन गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो लोगों के खाने के लिए और पहनने के लिए कहीं मतलब कुछ अरेंज हो सके, तो उसके लिए उन्होंने खादी का जो स्पाइनिंग यू हैव सीन सो मैनी टाइम्स, चरखे की बात, चरखा। सो उस चरखे में किस तरीके से हैंड स्पाइनिंग, हैंड वीविंग किया जा सकता है, जिससे कि ईज़िली एक खादी का कपड़ा अच्छे से सिल सकता है। तो उन्होंने यही चीज़ की कोशिश की गांधी जी ने, और इवन गांधी जी ने भी चरखा चलाना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। और वन मोर थिंग जो इन सब इस कॉपरेशन मूवमेंट्स में जो हुआ है, डेट इज़ ये सबसे बड़ा मास मूवमेंट, सबसे पहला और सबसे बड़ा मास मूवमेंट प्रूव हुआ। और सिर्फ यही नहीं, एवं इसमें सारे कम्युनिटी के लोग एकजुट हो गए थे अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। इवन जो हरिजन है, हरिजन मतलब जो नीची जाति के जो लोग थे, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ठीक है, वो लोग, उन लोगों को भी एक रिस्पेक्ट और एक स्टेटस, क्योंकि उन्हें उस टाइम इक्वलिटी नहीं मिलती थी, तो वो सारी उन्हें भी इक्वलिटी मिलनी लग गई थी। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में जो वुमेन है, धीरे धीरे उनकी भी कंडीशंस इम्प्रूव होने लगी थी, उनको भी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से लोग देखने लगे थे, और उनको वो भी इस मूवमेंट में उन्होंने भी कई हद तक सपोर्ट किया था। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा था ऑन सपोर्टिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉयर्स थे, लाइक देशबंधु, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे और भी जितने लोग थे, उन सब लोगों ने लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल्स छोड़ दिए थे। कांग्रेस ने लेजिस्लेटर उसमें पार्टिसिपेट करना और अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करना और वो क्या कहते हैं, वोट देना भी बंद कर दिया था। चरखा बनाने का काम स्टार्ट हो गया था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चरखा बनाने का काम करने लगे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोग बच्चे स्कूल्स छोड़ने लगे थे, कॉलेजेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो उनकी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उन जो लीडर्स हैं, उन्होंने खुद ही कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बच्चों के लिए खोले थे, जिसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया जो था वो नेशनल यूनिवर्सिटी था, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब इस्टेब्लिश किए गए थे। और उनमें से कुछ जो टीचर्स बहुत फेमस थे, उनमें से एक थे आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन और लाला लाजपत राय। बड़े बड़े जो लोग थे इन दिस ऑनरेबल लोग थे, रिस्पेक्टेड लोग थे, लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी। तो ऐसे लोगों को जो टाइटल्स दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और टाइटल्स, रैंक, मेडल्स दिए गए थे, वो सब उन्होंने लौटा दिया। लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने लगे थे। वो सारे शॉप्स बंद हो गए थे जहाँ फॉरेन गुड्स और फॉरेन लिक्वर बेचा जा रहा था, और फॉरेन क्लोथ्स को लाके और ये सारी चीज़ें एक साथ लाके उन्हें लोग जला के अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट दे रहे थे। काफ़ी जो पीजेंट्स थे,
खेड़ा गांव के, जो कि गुजरात में है, उन्होंने भी जो हाई रेवेन्यू उसके अगेंस्ट उन्होंने भी नॉन वायलेंट कैंपेन स्टार्ट किया। इसी वजह से काफ़ी विलेजर्स पेजेंट्स उन्होंने ये सोचा, उन्हें ये लगा कि अब उन्हें स्वराज बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। मालाबार में भी मोपलास जो थे उन्होंने अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट काफ़ी रिबेल किया, इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मारा गया। लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ, जितने भी हिंदू और मुस्लिम यूनिटी थे वो और भी आगे आके एक साथ काम करने लगे। जो प्रिंस वेल्स थे वो इंडिया में आ रहे थे इन 1921 में, लेकिन लोगों ने इस तरीके से बॉयकॉट किया कि उन्हें मुंबई के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, मतलब उनकी विजिटिंग ही रोक दी गई। वो उनके लिए इतना डेंजरस हो गया था, जिस वजह से जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने कई हद तक, क्योंकि ये जो क्योंकि उन्होंने नॉन वॉलेंटरी स्ट्राइक कर रहे थे बीच में तो बट क्या हुआ कि उन्होंने प्रिंस वेल्स को ना घुसने देने की वजह से उन्होंने 59 लोगों को मार भी दिया।